नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाय जगजीत सिंह में। आज का हमारा विषय होगा भारतीय संविधान भाग 2 के अंतर्गत जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है, उसी के अंतर्गत आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की नागरिकता के अंतर्गत देखते हैं कि बाद में जो कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम NRI कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए PIO कार्ड दिया जाता था और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए OCI कार्ड दिया जाता था। तो आज के इस विषय में हम समझेंगे कि NRI किसे कहते हैं, PIO कार्ड धारक कौन होते हैं और साथ ही साथ में OCI कार्ड धारक कौन होते हैं, और देखेंगे कि इन तीनों में क्या अंतर है और कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं एक नागरिक की अपेक्षा, यानी कि एक भारतीय नागरिक जो मूल रूप से और पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक है उसको क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं, और साथ ही साथ में ये देखेंगे कि इन तीनों को क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं भारत सरकार की तरफ से, और ये भी समझेंगे कि जो NRI हैं क्या ये भारतीय नागरिक ही होते हैं, और ये समझें कि NRI PIO और OCI से किस प्रकार भिन्न है। लेकिन समझने से पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो के साथ ये बताता हूँ कि कुछ एक नए अंदाज में, यानी कि हमारे जैसे कि चैनल का नाम है अमेजिंग मोटिवेशन बाय जगजीत सिंह, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मेन टॉपिक स्टार्ट होने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट्स में आपके सामने हर वीडियो के पहले लेकर आता हूं। तो आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट्स है कि एक महान भारतीय समाज सुधारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद, आप सब लोगों ने इनका नाम सुना ही होगा। तो माननीय श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि एक समय में एक काम करो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक समय में एक काम करो और ऐसा कार्य करते समय अपनी पूरी ऊर्जा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यानी कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक समय में सिर्फ इंसान को एक ही कार्य करना चाहिए, और उस समय जिस समय वो ये कार्य कर रहा है सारी शक्ति, सारी एनर्जी, हाव भाव सब कुछ पूर्ण शक्ति। अब पूर्ण शक्ति का मतलब है तन की, मन की, आध्यात्म की जितनी भी आपके पास शक्ति है वो सारी शक्ति उसी कार्य में डाल दो और बाकी जो आपके कार्य हैं वो कार्य भूल जाओ। कब तक के लिए? जब तक के लिए तुम कोई काम कर रहे हो, यानी कि वन टाइम वन वर्क होना चाहिए इंसान के अंदर। ये माननीय श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ठीक है, तो चलिए इसी कोर्स के साथ आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम। तो कोर्स एक बार बोलता हूं कि जिसको लिखना हो लिख लेना कि एक समय में एक काम करो और बाकी काम भूल जाओ। एक समय में एक काम करो और ऐसा काम करते वक्त अपनी पूरी आत्मा, पूरी शक्ति उसी काम में डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। वह कहा है माननीय श्री स्वामी विवेकानंद ने। अच्छा, ये कोर्स इसलिए आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपके आध्यात्म और विचार आपके इम्प्रूव हों, साथ ही साथ में ये न्यूज़पेपर पढ़ने में, दैनिक बोलचाल की भाषा में भी कार्य आते हैं और साथ साथ में हमारे सोच और समझ को विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही साथ यह UPSC के अभ्यर्थियों के लिए यह पोर्शन निबंध के सेक्शन में ही बड़ा कारगर साबित होता है। यानी कि इस प्रकार के कोर्स आप निबंध में बीच में कहीं डाल सकते हैं। हो सकता है किसी एक कोर्स या एक थॉट से लेकर कोई एक निबंध का पूरा निबंध भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए कोर्स जरूरी है और ये कहा था माननीय स्वामी विवेकानंद जी ने। और जैसा कि मैंने कहा कि आज का हमारा विषय होगा कि NRI क्या होते हैं, PIO क्या होते हैं और OCI क्या होते हैं। तो
समझेंगे कि एनआरआई क्या होते हैं। आज का हमारा विषय हुआ कि एनआरआई क्या होते हैं, पीआईओ कार्ड धारक क्या होते हैं, एनआरआई कार्ड धारक एनआरआई क्या होते हैं, पीआईओ कार्ड धारक क्या होते हैं और ओसीआई क्या होते हैं। ये इतना हमें आज समझना है। और इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि ये एनआरआई है जो पीआई और ओसीआई से किस प्रकार भिन्न है, और ये भी समझेंगे कि पीआई और ओसीआई में भी क्या अंतर होता है। अर्थात कहने का मतलब है हम क्रम बाय क्रम इन्हें समझेंगे और देखेंगे इन तीनों में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो एनआरआई लोग हैं उनके पास एक पासपोर्ट पाया जाता है, और पासपोर्ट पाया था तो आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा कि पासपोर्ट बनवाना है, या किसी ने क्या कहता है कोई लोग कि मेरे पास पासपोर्ट है। तो एनआरआई पीआईओ ओसीआई को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम ये समझें कि पासपोर्ट क्या होता है और वीजा क्या होता है। ठीक है, तो समझेंगे कि पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है। और अक्सर आपने फिल्मों में देखा भी होगा, कहते मेरा उस देश का वीजा लग गया। अधिकतर फिल्मों में सुना होगा कि चलो जो पंजाबी में फिल्में बनी हैं और कई फिल्में ऐसी सुना हो मेरा कनाडा का वीजा लग गया, मुझे कनाडा जाना है, वीजा रिजेक्ट हो गया। या जैसे बेहतरीन फिल्म है गदर 2 या गदर, जिसमें कहा गया है कि तारा सिंह है जो पाकिस्तान में बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के एंट्री कर जाते हैं। तो भाई ये इलीगल है, वहाँ के लोग कहते हैं पाकिस्तान के। तो ये समझते हैं पहले कि पासपोर्ट क्या है, वीजा क्या है, क्योंकि इनको समझने से पहले आप इन तीनों को समझ भी नहीं सकते हैं। तो समझते हैं कि पासपोर्ट क्या है। जैसे ये समझते हैं कि यह जो पासपोर्ट है, या एक तरीके से ये समझ लो कि ये आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे कि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके कॉलेज का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, यानी पहचान पत्र होता है, जिसमें लिखा होता है कि आप किस कॉलेज या किस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं, विभाग का नाम लिखा रहता है। साथ में लिखा रहता है कि आपका नाम लिखा रहता है, आपके माता पिता का नाम लिखा रहता है, आपका एड्रेस लिखा रहता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये भी लिखा रहता है। साथ में फोटो लगी रहती है और ये भी लिखा रहता है कि आप किस तारीख में आपको ये जो आइडेंटिटी कार्ड है कॉलेज का वो जारी किया गया है, और कब से कब तक वैलिड होता है। ये भी लिखा रहता है कितने साल तक आप छात्र हैं, क्योंकि जिस कॉलेज के आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड या परिचय पत्र भी फिर आपके लिए मान्य नहीं होगा। तो पासपोर्ट ये समझ लो कि इन द सेंस में पासपोर्ट एक किस्म का क्या है, एक पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि आइडेंटिटी कार्ड कैसा है, यानी कि पहले तो इतना समझो कि इसकी तुलना हम जो पासपोर्ट की इसकी तुलना है, ये पासपोर्ट एक किस्म से पहचान पत्र समझो, इसे पहचान पत्र है। क्या है, आइडेंटिटी कार्ड से। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब है कि जो व्यक्ति जिस देश का नागरिक है, यह उस देश के व्यक्तियों, उस देश के नागरिकों के लिए
सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह एक ऐसा पहचान पत्र है, मतलब जैसे हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारे पास अगर हम ब्रिटेन गए घूमने, या अमेरिका गए, या कैलिफोर्निया गए, या नेपाल गए, या अफगानिस्तान गए, कहीं भी, यानी कि विदेश में कहीं भी हम घूमने गए, देखो विदेश तो सब लोग जानते हो क्या होगा, यानी कि सीधा सीधे कॉमेडी के रूप में भी समझ लो कि भारत जो है कि एक देश है, बाकी इसको छोड़कर हम इसके निवासी, बाकी सब विदेश है, ठीक है। तो ये जो पहचान पत्र है, ये पासपोर्ट एक पहचान पत्र होता है। यह उस देश द्वारा जारी किया जाता है जिस देश का व्यक्ति नागरिक होता है। तो दूसरा यहां पर सवाल आता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो उसके द्वारा जारी किया जाता है जिस देश का व्यक्ति नागरिक होता है, उस देश के द्वारा जारी किया जाता है, उस देश के द्वारा जारी किया जाता है। क्या क्या होता है इसमें, एक हल्की सी एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में किताब रहेगी, यानी कि अभी एक हल्का सा एक डायरी के रूप में एक रहेगा, डायरी, छोटी सी पॉकेट डायरी के रूप में, उसमें ऊपर लिखा रहता है, इस तरीके से बना होगा, मैं बताता हूं आपको, इस तरीके से एक छोटी सी डायरी के रूप में होगा पासपोर्ट। यहां पर 3 शेर वाला जो हमारा जो सिंबल है अशोक, वो बना रहेगा, और यहां पर लिखा रहेगा पासपोर्ट, और इंग्लिश में भी लिखा रहेगा पास, PASS, पास, PORT, पासपोर्ट। और ऊपर लिखा रहता है देश का नाम, जिस देश का पासपोर्ट होता है। चूंकि हम एग्जाम्पल इंडिया का दे रहे हैं, तो हम क्योंकि इंडिया के निवासी हैं, तो इसलिए इंडिया का पासपोर्ट हमारे पास होगा। तो यहां पर लिखा रहेगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या लिखा रहेगा यहाँ, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और हिंदी में लिखा रहेगा भारतीय गणराज्य। इस प्रकार से एक पासपोर्ट होता है, ठीक है। चलिए एक कॉपी मेरे पास शायद पड़ी है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या कॉपी है पासपोर्ट की। और मैं आप लोगों को अभी 1 सेकंड आप वेट करो, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं कि पासपोर्ट की कॉपी कैसी होती है और क्या होता है, ठीक है। 1 मिनट वेट करो जरा। जैसे कि ये है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये है, ये जो इमेज देख रहे हैं, ये पासपोर्ट की इमेज है, और इसके बगल में जो PIO की इमेज है, ये OCI कार्ड की इमेज है। यहाँ पर लिखा है पासपोर्ट, और यहाँ पर ये सिंबल बना है अशोक का, और ये बना है भारत गणराज्य, ठीक है। इसी प्रकार की PIO में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहेगा, और PIO कार्ड में और लिखा रहेगा PIO कार्ड्स, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कार्ड। इसी प्रकार का OCI कार्ड होता है, यहाँ पर लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और लिखा रहेगा यहाँ पर विदेशी भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, या सर्टिफिकेट ऑफ रेस्ट, आपका यहाँ पर लगा सर्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इतना। तो इस प्रकार की हमने समझा कि ये है पासपोर्ट। और एक बार गूगल करके इमेज देख भी लेना। हालांकि ये है कि पासपोर्ट कई प्रकार के होते हैं और कई कलर के होते हैं, यानी एक पासपोर्ट होता है मैरून कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है, एक थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, उसमें डार्क मैरून कलर का होता है। तो ये अलग अलग तरीके से पासपोर्ट होते हैं, और
अलग अलग तरीके से पासपोर्ट इसलिए होते हैं, जो साधारण नागरिक होता है उनके पास अलग रंग का पासपोर्ट होता है, और कोई प्रतिनिधि भारत का कोई एम्बेसडर होगा किसी विदेश में जाएगा तो उनके पास एक अलग कलर का पासपोर्ट होगा। इस प्रकार कई कलर के पासपोर्ट होते हैं, कई कलर और कई प्रकार के वीजा भी होते हैं। तो हम इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हमें यही समझाएंगे हम कि कितने प्रकार के पासपोर्ट होते हैं और वीजा कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको इतना भी समझ में आया होगा कि पासपोर्ट का एक पहचान पत्र है, पासपोर्ट जो उस देश द्वारा जारी किया जाता है जिस देश का व्यक्ति नागरिक होता है। इस पासपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, नाम लिखा होता है जिस व्यक्ति का पासपोर्ट होता है, नाम के साथ साथ जिस क्षेत्र से, जिस भारतीय क्षेत्र से इंसान बिलोंग करता है, जिसका ये पासपोर्ट है, उसमें उस क्षेत्र का पता रहेगा। साथ में डीओबी रहेगी, डेट ऑफ बर्थ रहेगी, जिस इंसान का कार्ड है उसके डीओबी रहेगी। और इसके बाद इसमें नाम, पता, डीओबी, इसका फादर का नाम होगा, पिता का नाम होगा या माता का नाम होगा। तो ये सब कुछ किसमें रहेगा, पासपोर्ट में रहेगा। तो समझ गए पासपोर्ट क्या होता है, एक पहचान पत्र है जिसमें नाम, पता, व्यक्ति का सब कुछ रहता है, उस देश द्वारा जारी किया जाता है जिस देश का व्यक्ति होता है। अब चलिए समझते हैं कि वीजा क्या होता है। वीजा तो जैसे वीजा ये क्यों समझो, जैसे ये वायदा भी एक क्षेत्र है, कोई एक कंट्री है, ये कोई भी कंट्री ले लो, और ये कंट्री है, किसी भी कोई भी कंट्री ले लो। अगर इस कंट्री से इस कंट्री में जाना है, यानी ये वायदा भी ये कंट्री ये है, ये भी है। या ऐसा मान लो कि इंडिया है, इंडिया से हमें ब्रिटेन जाना है, तो हम ब्रिटेन तभी जा पाएंगे, यानी कि इंग्लैंड हम तभी जा पाएंगे जब मेरा वीजा लग जाएगा। और एक कॉमन सा वर्ड आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा कि मेरा वीजा लग गया है कनाडा जाने का। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम कनाडा का ही ले लेते हैं। जैसे अगर मुझे कनाडा जाना है तो सर्वप्रथम तो मेरे पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें ये पहचान हो कि अगर कनाडा में हम जाएं तो कनाडा में अगर कोई बात हो, जैसे एयरपोर्ट पर उतरेंगे या कहीं वहाँ की किसी भी तरीके की कोई बात हो, तो वहाँ की गवर्नमेंट को हम दिखा सकें या वहाँ के अधिकारियों को हम दिखा सकें, देखिए सर ये मेरा पासपोर्ट है, और पासपोर्ट है यानी कि हम भारतीय नागरिक हैं। तो सर्वप्रथम तुम अगर किसी देश से दूसरे देश में भ्रमण करने जाते हैं या घूमने जाते हैं या किसी और उद्देश्य से जाते हैं, तो जिस देश में भी जाते हैं उस देश से परमिशन लेना पड़ती है। यानी कि अगर हम कनाडा घूमने जा रहे हैं तो कनाडा सरकार से पहले हमें परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपके यहाँ आ सकते हैं नहीं। यानी कि इंग्लिश में बहुत ही फेमस शब्द है, कहते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास में आने से पहले स्टूडेंट कहते हैं कि सर मे आई कम इन सर, तो मैं बोलता हूँ यस यू आर कम इन। यानी क्या है, ये परमिशन सूचक वाक्य है, मे आई कम इन। और आप लोगों को पता है कि मे का प्रयोग आज्ञा सूचक वाक्यों में होता है कि मे आई कम इन सर, सर मैं क्या आ सकता हूं। तो इसी प्रकार से आप कनाडा अगर घूमने जाएंगे तो वहां की सरकार से पहले कहेंगे सर मे आई कम इन सर। इस मे आई कम इन को ही समझ लो कि ये वीजा की अनुमति मांग रहा है। क्या सरकार, कनाडा की सरकार, क्या मैं आपके यहाँ आ सकता हूं। तो वीजा क्या होगा, एक प्रकार से क्या हो गया, एक अनुमति पत्र हो गया जो कि अनुमति मांग रहा है, यानी कि परमिशन लेटर समझ लो इसे, परमिशन लेटर हो गया। ये किस देश द्वारा जारी किया था वीजा,
वीजा उस देश द्वारा जारी किया जाता है जिस देश के लिए आपको जाना है, यानी कि जिस देश के लिए आपको जाना है घूमने के लिए, रहने के लिए या नौकरी के उद्देश्य से, आपका कोई भी उद्देश्य हो, अगर कहीं विदेश में जाना है और जिस देश में जाना है तो यह उस देश द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? विदेशी देश के द्वारा। विदेशी देश कौन सा? जिस देश में आपको जाना है, जिस देश में जाना है विदेशी देश द्वारा यह जारी किया जाता है। विदेशी देश द्वारा जारी किया जाता है क्योंकि आपको घूमने फिरने या किसी विशेष कार्य करने के लिए या किसी नौकरी के उद्देश्य से आपको जाना है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे रोजगार हो, तो जिस देश में जाना है उस देश के लिए जारी किया जाता है। ठीक है। एक शब्द होता है, कंडीशन होता है कि वीजा ऑन अराइवल। तो वीजा ऑन अराइवल क्या होता है ये हम तो समझाएंगे अगले वीडियो में कि ये वीजा के कितने प्रकार हैं, लेकिन यहां समझ लेते हैं थोड़े से रूप में कि कई देश ऐसे हैं जिनमें सिर्फ आप पासपोर्ट लेकर, यानी कई भारतीयों के लिए कई देश ऐसे हैं कि जिनमें आप पासपोर्ट आपके पास हो और वहां उस देश में आप एंट्री कर गए। जैसे ही आप उस देश में एंट्री करेंगे, एंट्री का माध्यम एक ही होता है, कोई एयरपोर्ट होगा या पोर्ट होगा, एयरपोर्ट होगा या स्टेशन होगा। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो वहां के अधिकारियों उतरेंगे, तो वहां के अधिकारियों को आप पासपोर्ट दिखाएंगे तो वो अधिकारी के बता देंगे कि आप जिस देश से आए हैं, जैसे आप इंडिया से आए हैं, अगर आप इंडिया से आए हैं और अमेरिका जा रहे हैं, तो अगर आप जैसे ही बिना अगर वीजा के अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका अगर भारत को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करता है, तो इसका मतलब यह है कि आप पासपोर्ट से ही अमेरिका जा सकते हो। जैसे ही वहां जाएंगे तो वहां पर जो अमेरिकी सरकार होगी, वहां पर जो डिपार्टमेंट होगा, जो अधिकारी होगा, वो आपका पासपोर्ट देखेगा और तुरंत वहीं के वहीं जिस भी एयरपोर्ट पर आप उतरेंगे, जिस भी जगह उतरेंगे, वहां पर आपको बगल में एक खिड़की होगी या एक ऑफिस टाइप में होगा, वहां पर लिखा होगा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, यानी कि तो वहां पर लिखा होगा ये डिपार्टमेंट होगा जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। तो उस डिपार्टमेंट के द्वारा तत्काल प्रभाव से आपका वीजा तुरंत, यानी कि हाल के हाल वहां बना के 1-2 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा, अगर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उस देश में लागू होगी और जिस देश से नागरिक जा रहा है इस देश के लिए। तो ठीक है, तो एक बार रिवीजन करते हैं मोटे मोटे तौर पे। पासपोर्ट एक पहचान पत्र है। पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? पासपोर्ट जिस देश का व्यक्ति नागरिक होता है उस देश द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि जैसे भारत का नागरिक है हम, तो हमारे लिए भारतीय पासपोर्ट दिया जाएगा। यह इसलिए होता है कि अगर हम कहीं विदेश घूमने जा रहे हैं तो वहां पर हम दिखा सकेंगे सर हम इलीगल नहीं है, हमारे पास पासपोर्ट है, हम भारत के नागरिक हैं, आपके हम घूमने आए हैं। ठीक है, लेकिन घूमने से पहले जिस देश में जा रहे हैं तो आपको एक अनुमति लेनी पड़ती है, लिखित रूप से अनुमति लेनी पड़ती है। एक परमिशन लेटर होता है जो कुछ दिनों पहले, 15 दिन पहले लगभग भरना पड़ता है कि सर मे आई कम इन। तो जो अनुमति पत्र होती है जिस देश में जाओ उसे ही हम वीजा कहते हैं, सिंपल सा। और यह उस देश द्वारा जारी किया जाता है जिस देश में आप घूमने के लिए जा रहे हैं या नौकरी के पर्पज से जा रहे हैं या किसी भी उद्देश्य से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये समझा कि पासपोर्ट और वीजा क्या है। चलिए आगे आते हैं, अब समझते हैं कि NRI, PIO और OCI क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि NRI क्या होते हैं। कई फिल्मों में देखा होगा, जैसे एक मूवी है मैंने देखा था कि कितने दूर और कितने पास, एक फरदीन खान की मूवी है जिसमें एक हीरोइन है अरोड़ा, क्या नाम, अंजलि अरोड़ा या जो भी नाम है, सॉरी अंजलि अरोड़ा नहीं नाम, ये तो इंस्टाग्राम वाली वायरल गर्ल है, लेकिन कोई एक हीरोइन है उसमें फरदीन खान और वो दोनों क्या होते हैं, NRI होते हैं। और वापस वो जब अपने देश आते हैं इंडिया, तो शायद वहां पर एक गाना भी है एक मूवी में, और अच्छी मूवी है, आप देखना हो तो देख लेना। तो उससे ये समझ में आया कि NRI क्या होते हैं। मूवी का नाम है कितने दूर कितने पास।
तो ये एनआरआई क्या होते हैं? एनआरआई पहले ये समझ लो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है क्या? नॉन रेसिडेंट इंडियन। हिंदी में से कहेंगे अप्रवासी भारतीय। क्या कहेंगे? अप्रवासी भारतीय। देखना, अब यहीं से परिभाषा और यहीं से सब क्रिएट हो जाती है परिभाषा, यहीं से आप समझ जाएंगे इतने से कि क्या होते हैं एनआरआई। नॉन का मतलब जो नहीं है। देखना, नॉन मतलब जो नहीं है, नॉन मतलब नॉट, जो नहीं है। अब क्या नहीं है? नॉन मतलब ये समझना नहीं है, बुंदेलखंडी भाषा में समझो, नॉन मतलब नहीं है। रेजिडेंट का मतलब होता है निवास स्थान। क्या नहीं है? निवास स्थान, निवास स्थान। और इंडियन का मतलब होता है भारतीय। जो व्यक्ति होगा, हमारा देश भारत है और हम भारतीय व्यक्ति होंगे और भारतीय नागरिक होंगे तो हमें इंडियन बोला जाएगा। तो इंडियन का मतलब होता है भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक। अब ये क्या मतलब होगा? आप कहोगे कि नहीं है निवास स्थान भारतीय नागरिक। तो यहां से विदित हो रहा है कि जो ये है, ये एनआरआई है। क्वेश्चन आता है कि एनआरआई क्या भारतीय नागरिक है? देखो क्या दिख रहा है, क्या लिखा है? भारतीय नागरिक है। तो एनआरआई क्या है? भारतीय नागरिक है। यानी कि जो एनआरआई है वो भारतीय नागरिक है। लेकिन क्या नहीं है? भारतीय नागरिकों से किस प्रकार भिन्न है? भारतीय नागरिक तो है, जैसे हम है, जैसे एनआरआई है क्या एनआरआई? भारतीय नागरिक। लेकिन किस प्रकार से भिन्न है? ये निवास स्थान नहीं है। कहां नहीं है इनका? भारत में नहीं है। यानी कि ऐसे लोग जो भारतीय नागरिक तो हैं लेकिन भारत में रहते नहीं हैं, एनआरआई कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी से परिभाषा का क्रिएशन मैंने कर दिया है कि ऐसे लोग, लिखो लिखो, ऐसे लोग जो भारत के नागरिक तो हैं, ऐसे लोग जो भारत के नागरिक तो हैं लेकिन भारत में रहते नहीं हैं, एनआरआई कहलाते हैं। क्लियर? अब यहां पर एक क्वेश्चन दिमाग में आप लोगों के आ रहा होगा कि जैसे मैं हूं, वायदा में 2 महीने के लिए दुबई चला जाऊं, या दो महीने के लिए दुबई चला जाऊं, या 6 दिन के लिए वायदा में 6 महीने के लिए मोरक्को चला जाऊं, या बहमा चला जाऊं, या बरमूडा चला जाऊं 6 दिन के लिए, या 1 हफ्ते के लिए वो समझो मैं ब्रिटेन चला जाऊं। 1 हफ्ते के लिए मैं चला गया ब्रिटेन, तो क्या मैं एनआरआई हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए फिक्स है कि जो लगातार 6 माह या 180 दिनों से इंडिया से बाहर हो, कहां से बाहर? तो भारत से लगातार बाहर हो, उन्हें एनआरआई मान लिया जाता है। क्लियर? क्लियर? 6 यानी कि एनआरआई कौन है? ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक तो हैं लेकिन जिनका निवास स्थान भारत में नहीं है, उन्हें एनआरआई कहते हैं। लेकिन लगातार जो व्यक्ति 6 माह या 180 दिनों से भारत से बाहर हो, उसे भारत सरकार द्वारा एनआरआई मान लिया जाता है। ठीक है, तो इनका निवास स्थान कहां होगा? बाहर होगा, यानी कि देश से बाहर होगा। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो जैसे कि जो एजुकेशन पर्पज या किसी अर्थ या किसी नौकरी या जॉब
या किसी अन्य उद्देश्य से लगातार 6 महीने से बाहर रहे हों, भारत सरकार द्वारा उन्हें एनआरआई मान लिया जाता है। अब जो ये एनआरआई होते हैं, इन एनआरआई के पास भारतीय पासपोर्ट होता है। क्या होता है? भारतीय पासपोर्ट होता है। यानी कि भारतीय पासपोर्ट हमारे पास भी होता है। चाहे तो हम बनवा लें, एक बनवा के रख लें, हम बाहर नहीं जा रहे तो क्या हुआ, बनवा के हमने रख लिया। या ऐसा हो सकता है हम 6-7 दिन या 1 महीने के लिए टूर के रूप में हम दुबई घूमने चले गए, मोरक्को घूमने चले गए, बहमास घूमने चले गए, बरमूडा घूमने चले गए, या थाईलैंड घूमने चले गए, कंपूचिया घूमने चले गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम या फिर बाय द वे अरब की खाड़ी में जो देश है, कई देश हैं, दुबई भी अरब की खाड़ी में, अरब देशों की कंट्री है, यूएई में, अरब अमीरात में आता है। तो अगर हम घूमने के पर्पज से चले गए तो हमारे पास भी पासपोर्ट रहता है और एनआरआई लोगों के पास भी भारतीय पासपोर्ट रहता है, क्योंकि चूंकि ये भी भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, और ये जो एनआरआई होते हैं इनको वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो भारतीय नागरिकों को की जाती हैं। तो अगला पॉइंट आता है कि जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन हैं, यानी पूर्ण रूप से इंडियन सिटीजन है, जैसे हम हैं, भारत में रह ही रहे हैं, तो जो सुविधाएं हमें प्राप्त हैं वही सुविधाएं एनआरआई को प्राप्त होंगी। वही सुविधा का मतलब है कि एनआरआई को राइट टू वोट का अधिकार होता है। एनआरआई को क्या होता है? भारत में वोट देने का अधिकार होता है। वोट देने का अधिकार किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। चलो हम बता देते हैं कि ये जो राइट टू वोट का अधिकार है, RIGHT, राइट टू वोट, संविधान के आर्टिकल 326 में दिया गया है। यह राइट टू वोट का अधिकार भारतीय नागरिकों को होता है, जबकि ठीक यही अधिकार यानी कि राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार PIO कार्ड वालों को नहीं था और ना ही OCI कार्ड धारकों को राइट टू वोट का अधिकार होता है। ठीक है, ये जो एनआरआई है ये भारत में बागानी और कृषि की जो भूमि होती है भारत की, वो खरीद सकते हैं। क्यों खरीद सकते हैं? क्योंकि है तो भारतीय नागरिक, बशर्ते रह रहे हैं विदेश में रह रहे हैं, उन्होंने कहीं विदेश की नागरिकता तो ग्रहण नहीं की, क्योंकि विदेश में रह तो रहे, बस हैं तो भारतीय, इसलिए ना राइट टू वोट का अधिकार है। कृषि की जमीन और बागानी जमीन के साथ साथ इन्हें रहने वाली भूमि खरीदने का भी अधिकार होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो अधिकार दिया गया राइट टू वोट का, ये हमेशा ही था, पहले से था? पहले ये नियम था 2010 के पहले कि जो एनआरआई व्यक्ति होते थे 6 महीने से लगातार अपने देश से बाहर है, वो एनआरआई हो गया, तो ऐसे व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार सरकार द्वारा खत्म कर दिया जाता था, यानी कि वोटर लिस्ट से इनका नाम हटा दिया जाता था। लेकिन चूंकि भारत सरकार ने देखा कि अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बाहर से भर भर का पैसा कमा के लाते हैं और इंडिया को देते हैं, यानी कि अपने परिवार वालों को भेजते हैं तो इंडिया को आता है, और टैक्स भी पे करते हैं। तो भारत सरकार ने देखा कि इनको भी वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो 2010 के बाद एक अधिनियम है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, उसमें संशोधन किया गया और 2011 से एनआरआई को राइट टू वोट का अधिकार दिया गया। अब याद रखना कि एनआरआई को वोट का अधिकार कब से दिया गया? 2010 के बाद से एनआरआई को वोट का अधिकार दिया गया। 2011 में क्योंकि संशोधन कर दिया गया, इसलिए इन्हें वोट का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अभी एक बात और चलती है कि ऐसे एनआरआई, अभी क्या है कि जो एनआरआई ने वोट देना हो तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा जो 20A है, कौन सी धारा है?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है दो संपूर्ण जो चुनावी प्रक्रिया है देश की, भारत देश की, वो 3 पर आधारित है। आर्टिकल 326, ठीक है, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये जो 3 अधिनियम है, इन्हीं पर संपूर्ण भारत देश की जो चुनावी प्रक्रिया है, चाहे वो राइट टू वोट की हो, राइट टू इलेक्ट की हो, चाहे वो वोटिंग लिस्ट की हो, इन्हीं पर आधारित है। आर्टिकल 326 भारतीय संविधान के पार्ट 15 में आर्टिकल 326 दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो भी बालक की उम्र, जिस भी बालक बालिका की उम्र, अगर जो भी भारतीय नागरिक है, अगर उसकी उम्र अगर 18 वर्ष से ऊपर है तो वह वोट देने का अधिकार हो जाता है। इसलिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 भी इसी प्रकार से जुड़ा है और 1991 भी इसी प्रकार से जुड़ा है। 1950 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में जब संशोधन किया गया 2011 में, तो 2011 में जब संशोधन किया गया तो यहीं से एनआरआई को राइट टू वोट का अधिकार दिया गया, ठीक है। अब चूंकि अब देखते हैं कि एनआरआई जो व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका में वो एनआरआई है, तो कैसे वोट करेगा भारत में। तो अभी ऐसी सुविधा नहीं है। पहले चला था ट्रम्प 2019 का जब चुनाव आया था लोकसभा का, तो एक बहुत ही हलचल उठी थी कि एनआरआई को रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू किया जाए। एनआरआई के लिए अब ये रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू किया जाए, यानी कि जैसे कि हमारे देश में जो सर्विस वर्कर है, यानी कि जो चुनाव के टाइम पर जिनकी ड्यूटी लगी होती है, या जो भारत के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके जो कार्यरत सेवा में कार्यरत जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, जो वोट डालते हैं, तो उनके लिए रिमोट वोटिंग की जो व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था, यानी कि रिमोट वोटिंग की व्यवस्था एनआरआई के लिए भी की जाए। यह हलचल 2019 के चुनाव में आई थी। तो सरकार ने पहले कई बार, जैसे सरकार ने इससे पहले भी आई थी, सरकार ने क्या किया था, इससे पहले भी एक विधेयक लाई थी, यानी कि बिल लाई थी, जो कि कैबिनेट में लाई थी। कैबिनेट ने पारित भी कर दिया था, लोकसभा में भी आया था, लेकिन उसके बाद लोकसभा जब भंग हो गई 16वीं, तो यह विधेयक भी समाप्त हो गया। तो वर्तमान स्थिति देखते हैं। वर्तमान स्थिति में है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा जो 1991 का अधिनियम, उसकी जो धारा है एक, वो धारा याद रखना। धारा कौन सी है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा है धारा 20A। यह धारा कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो वोट करता है, उसका संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो उसके लिए जो वोटिंग पूल बनाया गया होगा, यानी कि जो वोटिंग बूथ होगा, उस वोटिंग बूथ पर आकर ही उसे वोट करना होता है, ठीक है। जो साधारण व्यक्ति है, आर्म्ड फोर्सेस को छोड़ दो, यानी जो सर्विस सेक्टर में जो कार्यरत है उस समय, उनके लिए व्यवस्था छोड़ दो, साधारण नागरिकों के लिए व्यवस्था है। इस प्रतिनिधित्व अधिनियम को है छूट किसे प्राप्त है? सर्विस सेक्टर में जो है, सर्विस सेक्टर में जो लोग थे उस समय, चुनाव के समय, जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है या आर्म्ड फोर्स के जवान है, उनको इस धारा से छूट है। बाकी सभी पर यह धारा लागू होती है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 20 से कहती है कि जो भी व्यक्ति वोट कर रहा है, उसे वोटिंग पूल पर आके ही वोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात चल रही थी कि एनआरआई को रिमोट वोटिंग अर्थात इसी रिमोट वोटिंग की तर्ज पर एक वोटिंग है, प्रॉक्सी वोटिंग या ई बैलेट के द्वारा इन्हें वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाए। अब रिमोट वोटिंग का है क्या है कि जहां हो वहीं से आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ई बैलेट के माध्यम से आप वोट कर दो, जहां पर हो वहीं से वोट कर दो।
ये जो रिमोट वोटिंग है, प्रॉक्सी वोटिंग है, ई बैलेट वोटिंग है, ये क्या होती है ये आप अलग से देखेंगे। तो अभी हमने ये समझा कि एनआरआई को राइट टू वोट का अधिकार होता है। एक बार रिपीट करते हैं कि एनआरआई क्या होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं लेकिन भारत से बाहर रहते हैं। टर्म और कंडीशन ये है कि जो व्यक्ति 180 दिन या 6 महीने से लगातार बाहर है, भारत सरकार द्वारा उसे एनआरआई घोषित कर दिया जाता है। अगला है कि एनआरआई को राइट टू वोट का अधिकार होता है। ठीक है, एनआरआई जो होते हैं वह यहाँ पर भारत में कृषि की भूमि और बागानी भूमि भी खरीद सकते हैं और आवासीय भूमि भी खरीद सकते हैं। अभी तक राइट टू वोट का जो अधिकार है वह यह है कि वोटिंग पूल पर आके ही एनआरआई लोगों को जिस संसदीय क्षेत्र में उनके लिए जो वोटिंग पूल बनाया गया होगा या वोटिंग बूथ बनाया गया होगा वहीं पर आके स्वयं उन्हें वोटिंग करना पड़ेगी। ठीक है, अभी तक स्थिति ये है ठीक है, यानी कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा जो 20A है वह उन पर लागू है। हालांकि यह बात चली है कि इन्हों प्रॉक्सी वोटिंग उपलब्ध कराई जाए या रिमोट वोटिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जैसे कि वोटिंग सर्विस सेक्टर के लोगों को कराई जाती है। तो यह व्यवस्था वर्तमान में अभी एनआरआई के लिए नहीं है। क्लियर? अब समझते हैं कि एनआरआई के बाद जो पीआईओ होते हैं वह क्या होते हैं। एनआरआई समझे हमने, अब समझते हैं कि पीआईओ क्या होते हैं। पीआईओ का फुल फॉर्म होता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। देखना, भारतीय मूल के व्यक्ति, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में कहेंगे सिर्फ भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति और इंडियन का मतलब होता है जो भारतीय है और ऑरिजिन का मतलब होता है जो मूल, यानी जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पीआईओ कहते हैं। पीआईओ कार्ड उनको दिया जाता है जो भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं। तो सर्वप्रथम ये दिमाग में आता है पीआईओ कार्ड कौन ले सकता था। अब तो ये खत्म इसलिए था लगा रहे हैं। तो पीआईओ कार्ड भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा दिया जाता था, यानी उनको दिया जाता था, उन व्यक्तियों को दिया जाता था जिनके माता पिता या दादा दादी कभी भारत के नागरिक रहे हों या इनके माता पिता या दादा दादी का संबंध कभी भारत से रहा हो और ऐसे व्यक्ति जो विदेश में जाकर रहने लगे हैं और वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो इन व्यक्तियों को भारत सरकार ने इन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए इन लोगों के लिए कार्ड जारी किया था जिसे हम पीआईओ कार्ड के नाम से जानते हैं। यानी कि किसे जारी किया जाता है पीआईओ कार्ड? भारतीय मूल के व्यक्तियों को जारी किया जाता है जिसका कभी ना कभी संबंध भारत से रहा हो। कभी ना कभी संबंध का मतलब है जिसके माता पिता दादा दादी का संबंध भारत से रहा हो, या यही व्यक्ति जो विदेश में गए हैं, जो भारत में जन्मे रहे और 18 साल के बाद या कितने साल का विदेश में चले गए, रहने लगे, वहां पर उन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली, तो उन लोगों के लिए भारत सरकार ने पीआईओ कार्ड जारी किया था। क्या खासियत है पीआईओ कार्ड की? जैसे अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसे पीआईओ कार्ड दे दिया जाता है, कोई विदेशी व्यक्ति है भारतीय मूल का, और उसे पीआईओ कार्ड जारी किया जाता है, उसके पास अगर पीआईओ कार्ड होगा
तो अगर वो भारत में आना चाहे, जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन में है और वह भारत में आना चाहे घूमने के लिए, फिरने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो उसे भारत में वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? यानी कि वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि वीजा इन्हें नहीं लेना पड़ेगा भारत में आने के लिए। ठीक है। टर्म और कंडीशन ये है, बशर्ते कि जो व्यक्ति जिसके पास पीआईओ कार्ड है उसे हर 6 माह बाद अपनी लोकेशन अपडेट करवानी होती थी। क्या अपडेट करवानी होती थी? लोकेशन। भारत में हर 6 माह बाद अपनी लोकेशन अपडेट करानी होती थी कि भैया आप जिस देश में रह रहे हैं तो आप किस देश में कहां पर रह रहे हैं। यानी कि इस सिस्टम को बोलते थे हम FRRO सिस्टम। FRRO सिस्टम क्या है कि जिन लोगों के पास पीआईओ कार्ड है और वो जिस देश में रह रहे हैं तो हर 6 महीने बाद नजदीक जिस देश का उनके पास पीआईओ कार्ड, यानी भारत का अगर पीआईओ कार्ड है तो वह भारत में लोकेशन अपडेट कराएं कि भैया इस समय हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस विदेश में रह रहे हैं, तो किस जगह रह रहे हैं, कितने बाद? हर 6 माह बाद। ठीक है। इन्हें लोकेशन अपडेट करानी पड़ती थी। लेकिन यह जो कार्ड था, यह पीआईओ जो कार्ड था, यह कुछ देशों को भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता था। यानी कुछ देश ऐसे थे जिनके नागरिकों के लिए पीआईओ कार्ड जारी नहीं किया जाता था। जैसे पाकिस्तान के नागरिकों को, भले ही वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनके लिए पीआईओ कार्ड की व्यवस्था नहीं थी। अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए पीआईओ कार्ड की व्यवस्था नहीं थी। बांग्लादेश के नागरिकों के लिए पीआईओ कार्ड की व्यवस्था नहीं थी। श्रीलंका के नागरिकों के लिए पीआईओ कार्ड की व्यवस्था नहीं थी। चीन के नागरिकों के लिए पीआईओ कार्ड की व्यवस्था नहीं थी। यहां तक कि नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए भी पीआईओ कार्ड की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए बोल रहे हैं कि 2015 में इस पीआईओ कार्ड की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। ठीक है। वर्तमान में सिर्फ ओसीआई कार्ड है। अर्थात तो हमने ये देखा। अब देखते हैं कि ओसीआई क्या होते हैं। ओसीआई का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय मूल के जो भारत के समुद्र पारीय नागरिक हैं, यानी कि भारतीय विदेशी नागरिक। यानी दोनों में क्या है? दो पीआईओ भी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं। कौन है? विदेशी। और ओसीआई भी भारतीय मूल के, दोनों का मूल भारत से ही जुड़ा है। ठीक है। यानी कि ओसीआई कार्ड भी उनको जारी किया जाता था जिनके माता पिता, दादा दादी या जो व्यक्ति कभी ना कभी भारत के नागरिक रहे हों, यानी कि कहीं ना कहीं भारत से उनका संबंध रहा हो, उन्हें ओसीआई कार्ड जारी किया जाता था। ठीक है। यह पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड में क्या अंतर है? यह जो पीआईओ कार्ड है इसमें वीजा नहीं लगता था। अच्छा, यह जो वीजा था यहाँ, यह 15 साल के लिए वैलिड था। यानी 15 साल के बाद पीआईओ कार्ड रिन्यू कराना पड़ता था, क्योंकि 15 साल तक ये नियम था कि जिसके पास पीआईओ कार्ड है और 15 साल तक भारत में बिना वीजा के आ जा सकता था, और 15 साल के बाद फिर उसे पीआईओ कार्ड रिन्यू कराना पड़ता था। तो यह व्यवस्था फिर अगले 15 साल के लिए अपग्रेड हो जाती थी। लेकिन जब पीआईओ कार्ड, जब ओसीआई कार्ड जारी किया गया 2005 से जारी किया गया, जब यह ओसीआई कार्ड जारी किया गया तो इसमें यह व्यवस्था की गई, जो वीजा की व्यवस्था है यह लाइफ टाइम कर दी गई। यानी कि जिसके पास भी ओसीआई कार्ड है, किसके पास? उसी के पास होगा जो भारत, जिसका कभी ना कभी संबंध भारत से रहा होगा और जो विदेश में जाकर बस गए, वहां की नागरिकता ले ली, ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति। तो जिनके पास भी ओसीआई कार्ड होगा उन्हें भारत में आने जाने के लिए लाइफ टाइम, यानी कि संपूर्ण जीवन, उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी भी वीजा नहीं बनवाना पड़ेगा।
अब ये जो पीआईओ कार्ड में जो 6 माह के लिए लोकेशन अपडेट करानी पड़ती थी, जिसे एफआरआरओ सिस्टम हम अपनी तरफ से कहते हैं, अपनी तरफ से क्या एफआरआरओ सिस्टम ही है। तो ओसीआई कार्ड वालों को 6 माह की जो लोकेशन की व्यवस्था थी, यह व्यवस्था लोकेशन की व्यवस्था खत्म कर दी गई। यानी कि अब लोकेशन अपडेट कराने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ पर रह रहे हो। जिनके पास ओसीआई कार्ड में लोकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ओसीआई कार्ड में फिर 2 देशों को छोड़ दिया गया है, एक पाकिस्तान और दूसरे बांग्लादेश। यानी कि भारत सरकार के द्वारा ओसीआई कार्ड 2 देशों को जारी नहीं किए जाते हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं जारी किए जाते हैं। अच्छा, ये जो पीआईओ कार्ड है 2015 में इसे खत्म कर दिया और 2015 से के बाद यह व्यवस्था कर दी गई है। नागरिक संशोधन अधिनियम जब 2015 आया तो नागरिक संशोधन अधिनियम इसका वीडियो हम इससे पहले बना चुके हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो जाके देख लेना। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1915 आया था, उसमें यह व्यवस्था कर दी गई थी कि पीआईओ कार्ड खत्म कर दिया गया था और जिसके पास पीआईओ कार्ड था उनसे कह दिया गया था कि भैया आप ओसीआई कार्ड बनवा लें। ठीक है, तो जिसके पास भी ओसीआई कार्ड है उसके लाइफ टाइम विदाउट वीजा के भारत में आ जा सकता है। और यह जो ओसीआई कार्ड है 2 देशों को फिर छोड़ दिया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को। ठीक है, तो इतना हमने समझा कि एनआरआई क्या होते हैं, पीआईओ क्या होते हैं, ओसीआई क्या होते हैं। अब समझते हैं कि कुछ सुविधाएं हैं, कुछ फैसिलिटी हैं जो इन तीनों में किस किस को मिलती है, किस किस को नहीं मिलती हैं। अगर वोट देने का अधिकार आता है तो एनआरआई को वोट देने का अधिकार है, पीआईओ वाले और ओसीआई वालों को वोट देने का अधिकार भारत में नहीं है। किसी संवैधानिक पद की बात आती है कि कौन संवैधानिक पद धारण कर सकता है, तो एनआरआई धारण कर सकते हैं कोई भी संवैधानिक पद, चूंकि ये भारतीय के नागरिक ही हैं, क्योंकि विदेश से बाहर ही तो रह रहे हैं। लेकिन ये भारतीय मूल के तो हैं, लेकिन अब ये विदेशों में जाके विदेशी नागरिकता इन्होंने ग्रहण कर ली है, तो इन लोगों को संवैधानिक पद में उम्मीदवार होने के लिए संवैधानिक पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब शिक्षा की बात आती है कि इन तीनों में कौन कौन भारत में शिक्षा ले सकता है। तो शिक्षा की बात आती है कौन कौन ले सकता है, तो एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, ये तीनों भारत में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। किस कोटे में? एक कोटा होता है अनवासी भारतीय कोटा, यानी कि अनवासी भारतीय कोटा के अंदर एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई ये तीनों शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि अकाउंट की जो भारतीय जो बैंक हैं उनमें कौन कौन अकाउंट खोल सकता है। तो इंडियन बैंक अकाउंट की बात आती है तो ये तीनों एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई तीनों अकाउंट खोल सकते हैं भारतीय बैंक में। जैसे अकाउंट होते हैं एनआरओ, एफसीएनआर जो अकाउंट होते हैं वो तीनों अकाउंट खोल सकते हैं। अलग से वीडियो बताएं कि एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर जो अकाउंट्स हैं वो क्या होते हैं। साथ ही साथ में बताएंगे कि फेमा जो नियम है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो सन 1999 में आया था वह क्या है। ठीक है, अब यह बताएंगे कि किन किन में बैंक में अकाउंट कौन कौन खोल सकता है, तो तीनों बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। अब वीजा की बात करते हैं, किस किस को वीजा चाहिए। अगर वीजा सुविधा मिलती है तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित जो सारी सुविधाएं नागरिकों की वो एनआरआईओ को मिलेगी। लेकिन पीआईओ को जो वीजा की व्यवस्था है, पीआईओ कार्ड वालों के लिए 15 साल के लिए थी और ओसीआई वालों के लिए व्यवस्था लाइफ टाइम है। ठीक है, वीजा सुविधा की बात कर रहे हैं। वीजा सुविधा एनआरआई वालों के लिए को वीजा सुविधा की
कोई आवश्यकता है, जैसे विदेश में है और विदेश में रह ही तो रहे हैं, भारत आना हो तो भारत के अपने देश के लिए अपने देश में थोड़ी परमिशन लेना पड़ती है कि मे आई कम इन सर, ऐसा तो होता नहीं है। तो इनके लिए कोई वीजा का इश्यू नहीं है, लेकिन पीआईओ वालों के लिए 15 साल था और ओसीआई कार्ड वाले हैं उनके लिए लाइफ टाइम भारत में वीजा से छूट है उन्हें, क्या कभी भी आओ कभी भी जाओ, ठीक है। अब स्थिति देख लेते हैं जमीन खरीदने की। तो ये जमीन खरीद सकते हैं, कृषि और बागवानी की ये दोनों जमीन नहीं खरीद सकते हैं। वर्तमान स्थिति देखते हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि पीआईओ व्यवस्था लागू नहीं है, लेकिन एनआरआई जो लोग होंगे उनके लिए व्यवस्था है, उनके लिए पासपोर्ट, एनआरआई के पास पासपोर्ट रहेगा और ओसीआई कार्ड वालों के लिए कार्ड रहेगा जिसे ओसीआई कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए यहीं पर चलिए, जाते जाते रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट रूम में, जो एग्जाम के पर्पज से बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। तो समझ लेते हैं कि पासपोर्ट क्या है। पासपोर्ट एक समझ लो एक पहचान पत्र है। वीजा क्या है, एक परमिशन लेटर है, जिस देश में आप जाते हैं उस देश से ये अप्रूव होता है। पासपोर्ट क्या है, जिस देश के आप नागरिक हैं उस देश द्वारा जारी किया जाता है, एक पहचान पत्र है। एनआरआई को होते हैं, एनआरआई वो व्यक्ति होते हैं जो 6 माह या 180 दिनों से लगातार अपने देश से शिक्षा या नौकरी या किसी पर्पज से बाहर हैं, विदेश में हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा एनआरआई घोषित कर दिया जाता है। पीआईओ क्या होते हैं, पीआईओ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका संबंध कभी ना कभी भारत से रहा हो, यानी इनके माता पिता दादा दादी कभी भी भारत के नागरिक रहे हों, लेकिन ये क्या है जाके विदेश में बस गए और वहीं की नागरिकता ले ली। सेम इसी प्रकार ओसीआई है जो भारत के समुद्र पारीय नागरिक हैं, यानी कभी ना कभी इनका संबंध भी भारत से रहा हो, इनके दादा दादी या पितामही कभी ना भारत के नागरिक रहे हों, तो इनके लिए ओसीआई कार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं तीनों। एनआरआई भारतीय के नागरिक हैं। पीआईओ और ओसीआई ये भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन इनके पास ये कार्ड है। वर्तमान स्थिति देखते हैं कि एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, पीआईओ कार्ड की व्यवस्था खत्म है, एनआरआई की व्यवस्था चालू है, ओसीआई की कार्ड की व्यवस्था चालू है। एनआरआई के पास पासपोर्ट रहेगा, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू वोट का अधिकार एनआरआई को होता है, पीआईओ ओसीआई को नहीं होता है। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक पद पर चुने जाने का अधिकार एनआरआई को होता है, पीआईओ को और ओसीआई वालों को नहीं होता है। क्योंकि पीआईओ की व्यवस्था खत्म है, जब पीआईओ व्यवस्था थी तो इनके लिए वीजा 15 साल के लिए अप्रूवल था, यानी कि जिसके पास भी पीआईओ कार्ड है उसे 15 साल तक वीजा की व्यवस्था, वीजा नहीं लेना पड़ता था भारत में आने के लिए, लेकिन 15 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ता था। ओसीआई कार्ड में व्यवस्था है कि एक बार जिसका ओसीआई कार्ड बन गया, लाइफ टाइम भारत में वीजा की उसे आवश्यकता है ही नहीं भारत में आने जाने के लिए। इतना क्लियर। इसमें ये था पीआईओ कार्ड में इन्हें लोकेशन, एनआरआई को कोई लोकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। पीआईओ को 6 महीने बाद अपनी लोकेशन अपडेट कराना पड़ती थी और ओसीआई में ऐसी कोई व्यवस्था लोकेशन की है नहीं, ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि एनआरआई तो भारतीय नागरिक है ही, लेकिन पीआईओ ओसीआई में देखेंगे तो पीआईओ जो व्यवस्था है ये खत्म हो चुकी है, लेकिन ये कुछ देश हैं जिन्हें जारी नहीं किया जाता था, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। लेकिन और ओसीआई कार्ड देखे तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान को जारी नहीं किया जाता है। अच्छा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो जो लोग भी हमसे जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो नए लोग हमसे जुड़ते हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इससे टॉपिक से जुड़े रिलेटेड, चूंकि भारतीय नागरिकता एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अगर हमें संपूर्ण भारतीय नागरिकता का प्रावधान देखना है तो सर्वप्रथम तो इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहली वीडियो मैंने बताया कि कौन कौन भारतीय नागरिक होते हैं, यानी भारतीय संविधान में के भाग 2 में जो भारतीय नागरिकता की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, वो हमने पहले बताया, पहली क्लास में बताई। उसके बाद जो हमने क्लास ली उसमें बताया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 है उसमें कब कब संशोधन किए गए, यानी कि 1986 में क्या संशोधन किया गया था, 2003 में क्या 1992 में क्या संशोधन किया गया, 2003 में क्या संशोधन किया गया, 2005 में क्या संशोधन किया गया, 2015 में क्या संशोधन किया गया था, और 2019 में
भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम में क्या संशोधन किया गया था और वर्तमान में भारत की नागरिकता की स्थिति क्या है, अर्थात कौन व्यक्ति भारतीय नागरिकता ले सकते हैं, कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, कितने प्रकार से जा सकती है। बताया था उसमें 5 प्रकार से ली जा सकती है, 3 प्रकार से जा सकती है। उसके बाद चूंकि ये काफी हलचल रहा है कि एनआरआई क्या होते हैं, पीआईओ क्या होते हैं, ओसीआई क्या होते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया कि एनआरआई क्या है, पीआईओ क्या है, ओसीआई क्या है। इतना समझने का इसके बाद ये दिमाग में ये आते हैं कि एनआरआई लोग हैं, ओसीआई लोग हैं, भारत में आते हैं एनआरआई लोग, तो आते हैं तो कौन से बैंक अकाउंट की बात अभी की, तो ये क्लियर करने के लिए कौन कौन से बैंक अकाउंट होते हैं, ठीक है। और फेमा रेगुलेशन एक्ट क्या है, फेमा क्या है, ये भी हम जानेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में जानेंगे कि इसके बाद हम समझेंगे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है सन 1950 और 1991 क्या है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 क्या है जो कि भाग 15 में दिया गया है। क्योंकि हमारा जो संपूर्ण भारतीय नागरिकता से लेके जो वोटिंग सिस्टम है, राइट टू इलेक्ट और राइट टू वोट का जो नियम है, वो सारी व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 2 भाग 15, भारतीय संविधान के भाग 2 भाग 15 नागरिकता अधिनियम 1955 और अभी तक जितने संशोधन हुए वो साथ में भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 1991 को जोड़कर ही संपूर्ण व्यवस्था को हम समझ सकते हैं। साथ में फेमा एक्ट, वरना इसके बिना अगर हम कोई व्यवस्था समझेंगे तो ये ज्ञान अधूरा रहेगा। तो इसके बाद और भी वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों, नमस्कार।